ए वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए एपीओ में टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं और बाकी लोगों के बाद ज्वाइन हो जाने दीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। लेकिन अब यहाँ से आज से जो अपने मेन सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ये मेन सब्जेक्ट्स ही तय करेंगे आपका एपीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट। अब जो बच्चे पहला जिनका पेपर है, मतलब जो पहली बार अपेयर हो रहे हैं एपीओ के प्रीलिम्स में, वो सुन लीजिए। देखिए जो 14 सब्जेक्ट्स हैं, दिस इज द सिलेबस जो आप लोगों को मैंने दिया हुआ या फिर आपको ऑफिस से प्रोवाइड हुआ होगा। दिस इज द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा है कि जो लो पोर्शन है दैट इज फॉर 70 मार्क्स। इस 70 मार्क्स में से अराउंड 45 टू 50 मार्क्स का जो वेटेज होगा वो होगा आपका आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट। मेजर जो पोर्शन है वो इससे अब कवर होगा, जैसे इसमें बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया या सीआरपीसी हो गया, साक्ष्य अधिनियम हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। और इसमें मेजर जो पोर्शन कवर होगा आपका वो होगा पोक्सो और जेजे। ये मेजर सब्जेक्ट्स है जिनसे 45 टू 50 मार्क्स आएंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए कि इस एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको विक्ट्री लेनी है और आपको अगर इसको अचीव करना है, सक्सीड करना है, अगर ये एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहले आईपीसी और बीएनएस के ऊपर जाइए। अब सवाल ये आता है सर कितना डीप पढ़े, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जैसे आईपीसी और बीएनएस की बात करते हैं तो कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमको यहाँ करने चाहिए, या ये सवाल हम कितने ज़्यादा इन डिटेल और इन डेप्थ जाके हम लोग समझें। तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है सर, देयर इज ए सिंपल इक्वेशन जो आपको लोगों को फॉलो करनी है। वो ये कि जितना पढ़ाया जाए और जितने टेस्ट सीरीज में दिए जाएं उतने आपको इसके अंदर करने। डोंट पुट एनीथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। जितना क्लास में बताया जाएगा, जितना आपको पेपर्स में मिलेगा, जितना आपको यहाँ पे हम लोग बताएंगे उतना आपको यहाँ पे करना है। ठीक है सर। जितना क्लास में बताया, ठीक है सर, जितना बोलें उतना कीजिए, उसके अपार्ट फ्रॉम मत कीजिएगा, नहीं आएगा कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है सर। हम इस पार्ट को, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और एक और बात सुन लीजिए, जैसे बात है बीएनएस की, चाहे मैं बीएनएस की बात करता हूँ चाहे मैं आईपीसी की बात करता हूँ, तो सर बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं ऑन द सिमिलर स्केल पे दिए हुए हैं। जैसे जनरल एक्सेप्शंस यहाँ पे भी है और जनरल एक्सेप्शंस यहाँ पे भी है। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, ये जनरल एक्सप्लेनेशन में जो ये पूरी सी डेफिनेशंस दी हुई है, ये पूरी जो डेफिनेशंस है, ये पूरी डेफिनेशंस आपको इधर मिल जाएगी। उसके उसके इस पोर्शन को यू विल फाइंड इजीली हियर। यहाँ पर ये चीजें सारी दी हुई है, डेफिनेशन क्लोज में इन्होंने सब कुछ डाल दिया है यहाँ पर। तो ये चीज और ये चीज सेम है। ठीक है सर। ये चीज और ये चीज अगर आप देखेंगे दैट इज ऑलमोस्ट सेम। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ, देयर आर फ्यू न्यू प्रोविजंस, कुछ नए प्रोविजंस है जो कि ऐड किए गए हैं। मैं बात कर देता हूँ इसकी। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ तो कुछ ऑफेंसेस है जो कि नए एडेड किए गए हैं, जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन देख लीजिए, टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन देख लीजिए, 107 के प्रोविजंस देख लीजिए। देयर आर द सम न्यू प्रोविजंस जो कि यहाँ पर ऐड किए गए हैं, उसको हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, डेट इज ऑल टुगेदर सेम। ठीक है सर, ये दोनों सेम है। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी है, डेट इज ऑल्सो सेम, डेट इज ऑल्सो अगेंस्ट सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी है और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आप देखें, अगर हम आईपीसी को करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा 70 टू 80% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बीएनएस ऑल्सो। बीएनएस का 70-80% हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इसको करेंगे तो। ठीक है सर। रेस्ट जो पार्ट है, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन एंड चाइल्ड जो दिया हुआ है इन्होंने, रेस्ट जो पार्ट है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन और चाइल्ड, इन्होंने जो स्पेसिफिक प्रोविजंस इसके रिगार्डिंग बनाए हैं, दैट्स अ न्यू पार्ट, दैट्स अ न्यू प्रोविजन। कुछ यहाँ पर भी कवर हो जाएंगे सर, कुछ प्रोविजंस यहाँ पे भी कवर हो जाएंगे। लेकिन जैसे फोल्स प्रॉमिस टू मैरी हो गया, कुछ प्रोविजंस है जो कि ऐड किए गए। अगर आप टिप्स पे लें तो हार्डली 15 से 20 प्रोविजंस वो हैं जो कि दोनों पार्ट में डिफरेंट है और उसको हम लोग सेपरेटली डील कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईपीसी से, क्योंकि अगर आपने आईपीसी का प्रोविजन और आईपीसी का पार्ट अगर किया है तो यू विल कवर मोर देन 70 टू 80% ऑफ बीएनएस। ठीक है सर। आईपीसी का पार्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो उधर जो दिया हुआ है बीएनएस के अंदर, वो पार्ट हम एक या दो क्लास में उसको कंप्लीट कवर, उसका पूरा ब्रेक डाउन कर देंगे। कितना पढ़ना है सर, कितना डिटेल में जाए, कौन सी गाइड अच्छी है एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गाइड अच्छी है, एक ओपी त्रिपाठी आती है यूपी जुडिशरी में जो चलती है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट गाइड विद रेस्पेक्ट टू द राजस्थान एपीओ का जो सिलेबस है उसके ओपी त्रिपाठी आप लोग रेफर कर सकते हैं, या फिर परीक्षा मंथन रेफर कर सकते हैं बेसिक प्रोविजन, बेसिक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। एक बात याद रखिएगा, आरपीएससी का जो एपीओ का एग्जाम होता है, ये पेपर बहुत बेसिक लेवल का पेपर ये लोग पूछते हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत एक्सट्रीमली टफ बना रहे हैं लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना सर, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। बेसिक पेपर आता है, और बेसिक पेपर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, ठीक है सर। तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आईपीसी जो है, आईपीसी से आज हम स्टार्ट करेंगे। आईपीसी के प्रोविजंस क्या होते हैं, क्या प्रोविजन किस बारे में बात करता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। रिमेंबर वन थिंग कि ये प्रीलिम्स की क्लासेस है, प्रीलिम्स की क्लासेस में वी जस्ट रीड द बैरेक्ट एंड अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोविजंस। यहाँ पर आप प्रोविजंस पढ़िए, बैरेक्ट को रीड कीजिए, और जब क्वेश्चन पेपर दूंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूं तो उसको उसके अकॉर्डिंगली सोल्व कीजिए, ठीक है सर। आज मैं जितना पढ़ाऊंगा, उसके बाद कल उसका टेस्ट होगा, ठीक है ना सर। यू विल गेट द पेपर्स कल। जो टेस्ट होगा, जिन बच्चों ने कवर कर लिया है, तो उन बच्चों का टेस्ट हो जाएगा कल, पोक्सो, जे और एक्साइज का। इन तीनों का मैं कंबाइंड टेस्ट कल करवा लूंगा, ठीक है ना सर। इनका मैं टेस्ट कंबाइन कल ही करवा लूंगा। हाँ, एक और बच्चों का सवाल ये था कि सर फुल लेंथ कब से स्टार्ट होगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी हमारी, मैं एक डेट दे देता हूँ आपको, उस दिन से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। 6 तारीख से, ठीक है सर। 6 जुलाई से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। कुछ सवाल हो तो प्लीज लिखिए। 6 जुलाई से प्रीलिम्स की टेस्ट स्टार्ट होगी। ये जो टेस्ट सीरीज होगी, ये फुल लेंथ होगी सर। डेट वुड गोना भी फुल लेंथ। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, आपको फुल लेंथ यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे, फुल लेंथ पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। यू विल गेट द फुल लेंथ पेपर ओवर हियर। सर फीस, अरे फीस नहीं है भाई, अब बार बार नहीं देनी है। यू डोंट हैव टू पे फीस अगेन एंड अगेन, आपको फिर से फीस नहीं पे करनी है। यू डोंट हैव टू पे फीस अगेन एंड अगेन। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मुझे एक ओके। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं आईपीसी के साथ। देखिए आईपीसी बेसिकली क्या है, इसका जस्ट फंडामेंटल हम लोग समझ लेते हैं। फंडामेंटल यहाँ पे पूछते हैं आईपीसी का इन विद रिस्पेक्ट टू एपीओ। अब ये समझिए कि सर पेपर जो होता है, पेपर सेट कौन करता है, पेपर सेट अगर कोई कर रहा है तो उसका माइंडसेट आप लोग समझिए। देखिए पेपर सेटर कौन है यहाँ पर, इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। और पेपर सेटर ही का माइंडसेट अगर आपने समझ लिया तो आप हर एग्जाम को क्रैक कर देंगे। जैसे मान लीजिए अभी यूपीएससी का एक फॉर्म भर रहे हैं, अब यूपीएससी का माइंडसेट अगर आपको समझना है, और यूपीएससी के पेपर में सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे अगर आपको वो समझना है, तो आप सोल्व कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलएम के पेपर, क्योंकि डीयू के जो प्रोफेसर हैं वही अल्टीमेटली उसका पेपर भी ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है ना। जो जैसे मान लीजिए कहीं पे जो स्टूडेंट्स आ रहा है, इंटरनेशनल आ रहा है, यू जस्ट गो टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम के पेपर्स आप देखिए, आपको एक माइंडसेट का अप्रोच पता लगेगा। जैसे यूपीएससी के पेपर जो ड्राफ्ट करते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ड्राफ्ट करते हैं, वैसे ही आपका जो आरपीएससी का एपीओ ड्राफ्ट करेंगे, वो जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज है राजस्थान की, वो लोग पेपर ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है ना सर। तो इनका माइंडसेट अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको ये याद रखिए, जैसे क्राइम क्या होता है, क्राइम की कौन कौन सी पनिशमेंट है, थ्योरीज पर उसको थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट क्या क्या है। बुक का नाम दोबारा बताने को बोल रहे हैं बच्चे, तो बुक का नाम है ओपी त्रिपाठी, ये यूपी जुडिशरी में चलती है। दैट इज अ गुड बुक, आज राजस्थान एपीओ के लिए एक अच्छी बुक है। परीक्षा मंथन भी ठीक है, पर इफ यू वांट टू सोल्व मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आपको मैक्सिमम सवाल लगाने तो ओपी त्रिपाठी लगाइए, इट्स अ गुड बुक, ठीक है ना। ओपी त्रिपाठी एक अच्छी बुक है, आप उससे सोल्व कीजिए, दैट्स अ गुड बुक विद रेस्पेक्ट टू एपीओ। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक, उस बुक को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जुडिशरी में थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, लेकिन एपीओ आज भी उसी लेवल पे जो 5 साल पुराना 7 साल पुराना जो लेवल है,
अभी भी एपीओसी के सवाल पूछ रहा है, तो आप लोग चाहें सवाल सोल्व करना तो देयर इज ओपी त्रिपाठी। अब हिंदी में नहीं आती सर, हिंदी का पता नहीं, हिंदी का आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिंदी। अगर आपको हिंदी के लिए भी कोई बुक चाहिए, हिंदी के लिए परीक्षा मंथन लगा लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। या फिर लो फाइटर ले लीजिए, लो फाइटर भी एक अच्छी बुक है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए जल्दी से, किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए, पेपर के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। कल टेस्ट है जेजे का, पॉक्सो का और एक्साइज का। एक्साइज के नोट्स, एक्साइज के नोट्स इंग्लिश मीडियम वाले तो शायद बन गए हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं आज डिस्कस कराता हूँ। आज दोनों नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो आज मिल जाएंगे या फिर कल मॉर्निंग तक मैं आपको नोट्स करवा दूंगा। नोट्स बने हुए पड़े थे बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ टाउन, मैं नहीं था यहाँ शहर में, कुछ आउट ऑफ स्टेट गया हुआ था मैं किसी अर्जेंट काम से, इस वजह से नहीं था। नाउ आई एम हियर। आपको जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी पेपर है, जो भी आपको कोई भी इतना स्लाइटेस्ट भी अगर डाउट है तो आप प्लीज पूछिए मुझसे। सर मेंस के लिए बच्चों को सवाल आप सुनिए, अतरंगी सवाल आते हैं। सर मेंस के लिए क्या करें? देखिए मेंस के लिए कीजिए, मेंस के लिए क्या करना है मैं मेंस के लिए भी से बता देता हूँ। जो लोग मेंस की स्टडी करना चाहते हैं, एक लिंक दिया था मैंने आप लोगों को ग्रुप में, एक तो हिंदी की वो बुक खरीद लीजिए। सर टाइम टेबल प्रोवाइड करा दीजिएगा। हाँ टाइम टेबल मैं बना दूंगा, जैसे टेस्ट सीरीज का जो टाइम टेबल होगा ना वो मैं बना दूंगा, वो मैं बना दूंगा। इस वीक आपको टाइम टेबल में दे दूंगा टेस्ट का। अब जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता सर टाइम टेबल क्या होता है, तो टाइम टेबल एक बहुत पुरानी हमारी एक प्रथा है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। टाइम टेबल में कुछ नहीं, जितने मंथली डेज होते हैं उस दिन हम लोग लिख देते हैं इसमें, ठीक है ना सर। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी हम लोग क्या करते हैं सर, उसमें डेट बना के यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे अब जो भी आज डेट है, जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्ट हो रहा है संडे से, 1 2 3 4 5 6 रफली आपको मैं बताता हूँ। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि इस डेट कौन सा टेस्ट है, ताकि बच्चा अपने हिसाब से प्रिपेयर करता रहता है और उसको भी एक रफली आइडिया हो जाता है कि सर आज ये सब्जेक्ट का टेस्ट है। तो टाइम टेबल आपको मैं इस वीक बना के दे दूंगा, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। हाँ मैं बात कर रहा था मेंस के लिए, मेंस के रिगार्डिंग सर बात सुन लीजिए। मेंस के रिगार्डिंग बात ऐसी है कि आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू मेंस। जैसे खुद के नोट्स बनाइए, विद रिस्पेक्ट टू हिंदी और इंग्लिश। सिलेबस आप लोगों के पास है ही, और उसके साथ में प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। तो मेंस के लिए तो आप हिंदी इंग्लिश अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अभी से ही मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत डिसिसिव है। जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा एग्जाम के अंदर वो होगा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश ये तय करेंगे कि वेयर यू विल स्टैंड, आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आप एक तो इस चीज पे ध्यान रखिए। दूसरी बात करता हूँ मैं आईपीसी की, ठीक है सब आईपी से स्टार्ट करते हैं अपन। तो सिलेबस जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है, जो ये अपडेटेड सिलेबस इन लोगों ने जमा दिया है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चे भी सर जितना दिया है उतना ही पढ़ना है। हाँ भाई उतना ही पढ़ना है, ये मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, मल्टीपल मतलब मोर देन 10 to 15 टाइम बता चुका हूँ। जितना दिया है उतना पढ़िए, इसके बाद नहीं आएगा 80 to 90% सिलेबस इसी में से आ जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग के साथ करोगे तो इजीली आप क्रॉस कर दोगे। बच्चों के सवाल, एक स्टूडेंट का ये भी सवाल पूछ रहे हैं सर इस बार सेफ साइड क्या रहेगी कट ऑफ के लिए। अरे अभी एग्जाम हो जाने दीजिए, एग्जाम नहीं होगी तब तक मैं सेफ साइड नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी को जानना है कि व्हाट वुड बी द सेफ साइड स्कोर फॉर द प्रीलिम्स, सेफ साइड क्या रहेगी, तो सर 85 लेके आइएगा। क्या लेके आइएगा? 85। 85 नेगेटिव मार्किंग सर कैसे आता है सर? आ सकता है अगर आप 95 टू 100 के बीच में सवाल क्वेश्चन सोल्व करके आते हैं, ठीक है ना सर, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप 85 के प्लस स्कोर निकाल लेंगे। लास्ट टाइम क्या किया बच्चों ने, लास्ट टाइम हमारे इंस्टीट्यूट के खुद बहुत सारे बच्चों ने क्या मिस्टेक करी, इन्होंने सिर्फ 80 अटेम्प्ट किए, 85 पे अटेम्प्ट किए। इनको डर था कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। देखिए नेगेटिव मार्किंग हो जाना एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करके आना सबसे बड़ा दुख है। आपको अगर किसी एग्जाम के अंदर मेरिट में आना है तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए, जितने सवाल मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करके आएंगे उतने ही चांसेस हैं कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। होता क्या चीज है, बच्चा जैसे कोई स्टूडेंट है 80 या 85 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, तो 85 में से सर 10 तो उसके डेफिनेटली गलत होंगे। 10 का मार्जिन तो आप लेके चलिए कि 10 तो गलत होंगे सर,
ठीक है सर, वो हिंदी इंग्लिश में गलत हो सकते हैं या फिर आपके लॉ में कुछ प्रोविजन में गलत हो सकते हैं। 10 सवाल तो आपके वहाँ हटा दीजिए, फिर उसके जो नेगेटिव मार्किंग बनती है वो अलग होता है। तो इसलिए 95 टू 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है सर, ये आपका सिलेबस है, इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल गया होगा आप लोगों को सिलेबस। स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना आईपीसी। देखिए आईपीसी में मैं सिर्फ अब प्रोविजंस रीड करूंगा तो, और उसके साथ ही प्रोविजन समझाता चलूंगा। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो प्लीज अपने साथ डायरेक्ट लेके बैठिएगा। ठीक है, डायरेक्ट लेके अपने साथ बैठिएगा और स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ कुछ जहाँ पे कंसेप्ट होंगे कंसेप्ट में मैं बताता चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द आईपीसी। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो सबसे पहला पार्ट है जो कि सिलेबस में आ रहा है। तो उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज बैरेक निकाल लीजिए, प्लीज बैरेक निकाल लीजिए, प्लीज बैरेक निकाल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपीसी के पार्ट से। आईपीसी का जो पार्ट है दैट इज वेरी इजी पार्ट, और इसमें कुछ भी है नहीं सर। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो फ्री में मार्क्स देके जाता है। ये पार्ट फ्री के मार्क्स आपको नंबर देने के लिए ये सब्जेक्ट बनाए। तो उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। किसी को सवाल हो तो प्लीज पूछिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज जल्दी से पूछ डालिए, प्रीलिम्स मेंस किसी के भी रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछिए। अगर आप देखिए यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप चैट में कुछ लिखते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। चैट किसी को नहीं दिखती, वो सिर्फ मुझे दिखती है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आईपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो कि सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है सर, 1 to 05 तक के सेक्शन है। इसमें होता क्या चीज़ है बेसिकली समझ लीजिए। जो लोग आईपीसी पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग समझ लीजिए सर, आईपीसी एक जनरल लॉ है। जनरल लॉ मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ रेस रिलीजन कास्ट जो भी है, सबके ऊपर एक कॉमन कॉमन प्रिंसिपल है जो लगता है। दूसरी बात यह है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जब बीएनएस आ चुका है, जब भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो सर ये दूसरी बात समझिए सर, कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं वो अभी भी 2023 के पहले का कोई मुकदमा है। 2023 के पहले का जो मुकदमा है, जुलाई 2023 के पहले का जो मुकदमा है, वो अभी भी आईपीसी के अंदर ही जो इंस्टीट्यूट हुआ था फाइल हुआ था। जैसे एफआईआर अगर 154 में फाइल हुई है, अब 1973 में तो अब जाके फाइल होने लगी है। जो 173 सेक्शन है उसमें तो अब फाइल होने लगी है। ऐसा है कि जुलाई 2023 के पहले के जितने भी मुकदमे हैं, वो सारे मुकदमे अभी भी कोर्ट में आईपीसी के तहत ही गवर्न हो रहे हैं। तो आईपीसी पढ़ाना आप लोगों के लिए जरूरी है। बहुत से बच्चों का भी क्वेश्चन था कि सर ये नए लोग के साथ पुराने लोग को कैसे पढ़ेंगे। तो ये याद रखिए, सेक्शन बेसिस सवाल नहीं आएंगे, सेक्शन के बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे जब तक कि सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे टेररिस्ट एक्ट हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये तो आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट में आपको ऑलरेडी मैंने पहले तो प्रोवाइड कराई थी, मैं दोबारा वापस उसको प्रोवाइड करा दूंगा। इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं आईपीसी के और बीएनएस के, ठीक है ना सर। लेकिन ये याद रखिए 1 से 5 तक की जो बात है उसमें ये है। जनरली हम बात करते हैं सर, ये एक्ट कब आया। इस एक्ट को जो इनेक्ट किया गया था वो किया गया था 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 1860 को। और इनफोर्स कब हुआ था ये एक्ट, ये हुआ था 1 जनवरी 1962 को। एक एक्ट कब आया था सर, 1 जनवरी 1862 को सर ये एक्ट आया था। आप डेट दे सकते हो जिस दिन इसको गवर्नर जनरल ने साइन किया था। अब यूजुअली क्या होता है, ये जो एक्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगता है 2019 के पहले ये कश्मीर में नहीं लगता था, लेकिन कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट आया, जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट आया 2019 का। उसके बाद ये पूरे समस्त भारत में इसका प्रसार हुआ। उसके पहले ये जम्मू कश्मीर में लगता है। जम्मू कश्मीर में रणबीर पिनल कोड लगा करता था और उसी के अकॉर्डिंग काम होता था। जम्मू कश्मीर में 2019 के पहले आईपीसी नहीं लगता था। आगे चलिए, ये 2-3 प्रोविजन है, इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोविजन किस बारे में बात करते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। अगर हम आईपीसी डिस्कस कर रहे हैं तो आईपीसी डिस्कस करने के पहले एक प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मैं सेक्शन में एक बार बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल हम लोग समझ लेते हैं, ताकि उससे आपको एक्ट समझने में आसानी रहे। इसके भी नोट्स दूंगा, आईपीसी के भी नोट्स दूंगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लाइबिलिटी का। अब मेंस की क्लास में तो मैं ये सब पढ़ाऊंगा ही आपको, लेकिन बेसिक अभी यहाँ पे समझ लीजिए। एक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लाइबिलिटी का, एक सिद्धांत है कि आप आपराधिक दायित्व कैसे किसी के ऊपर रखेंगे। अब किसी व्यक्ति ने अपराध किया, उसके ऊपर आप आपराधिक दायित्व कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे तय करेंगे, उसका एक सिद्धांत है। किसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी
मेंसिट्रिया। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है ये लैटिन भाषा है, ये लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा में एक जूरिस्ट हुए कोक, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला, उस सिद्धांत में उन्होंने बोला ए गिल्टी एक्ट टुगेदर विद गिल्टी माइंड कॉन्स्टिट्यूट्स ए क्राइम। सिंपल सी बात अगर मैं आपको रफली बता दूं कि जब तक एक गिल्टी एक्ट है उसके साथ में एक गिल्टी माइंड जब तक नहीं लगेगा आप किसी को भी क्राइम नहीं कह सकते। मतलब जब तक कोई आपराधिक कृत्य के साथ आपराधिक आशय नहीं होगा आप उसको अपराध नहीं कहेंगे। हिंदी में अगर बोलूं तो आपराधिक कृत्य उसके साथ में होना चाहिए आपराधिक आशय। ये दोनों चीज जब मिल जाएंगी तभी क्या बनेगा सर, अपराध बनेगा। ये सिंपल सी उसने डेफिनेशन दी। अब सवाल ये आता है कि सर हम अगर आईपीसी पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी एक्ट जो है, कार्य जो है, कृत्य जो है वो आपराधिक है या नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा कि वो जो कार्य किया गया था वो आपराधिक आशय गिल्टी माइंड के साथ किया गया था। उसके लिए कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए और कुछ सिद्धांत जो दिए वो डिफरेंट केस लॉज के थ्रू दिए। अब वो जो सिद्धांत जो दिए वो हाँ वो मेंस का सब्जेक्ट है, वो मेंस में मैं पढ़ाऊंगा, मेंस की आंसर राइटिंग क्लासेस में मैं उसको डेफिनेटली डील करूंगा। और देखिए प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं तो इन चीजों को मैं डेफिनेटली और अच्छे से लिखवाऊंगा जब मेंस की क्लासेस होगी। बट दीज आर द नॉट द मेंस लेक्चर, ये मेंस का लेक्चर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स आते हैं, ठीक है ना सर। तो एक तो ये जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब भी ये लोग पूछ लेते हैं एमसीक्यू के अंदर। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। पता कैसे लगता है कि सर मेंस रिया है या नहीं है, तो मेंस रिया जानने के लिए बहुत सारे डेफिनेशंस इन्होंने दी कि मेंस रिया का अगर पता लगाना है मतलब आपराधिक आशय है या नहीं, किसी अपराध को करने में आपराधिक आशय है या नहीं, मतलब मेंस रिया है या नहीं, इसका पता कैसे लगेगा सर। कुछ शब्द हैं जो कि आईपीसी में दिए हुए हैं, जो कुछ शब्द है जो आईपीसी में दिए हुए हैं। इसके अंदर अगर आप कुछ शब्द समझोगे तो ये तो है, कुछ शब्द आते हैं सर इंटेंशनली, आशित, नोइंगली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, कपटपूर्वक। ये कुछ शब्द हैं सर, अगर कहीं पे भी ये शब्द लिखे हुए हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि जो अपराध किया गया है वो आपराधिक आशय से किया गया है। ठीक है सर, कुछ शब्द जो कि इससे पता लगते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं सर जिसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं होती, जिसमें आपराधिक आशय साबित करना आवश्यक नहीं है। कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें आपराधिक आशय साबित करना आवश्यक नहीं है। वो अपराध कौन कौन से होते हैं सर। कुछ बच्चों को स्पीड तेज लग सकती है तो कोई बात नहीं, वो आप ये समझिए, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपराधिक आशय कुछ जगह जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि सर एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों मिलकर बनाते हैं ऑफेंस, मतलब आपराधिक कृत्य प्लस आशय दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सर, अपराध बनाते हैं। ये जो कृत्य है कई जगह क्या होता है सर, सिर्फ कृत्य ही क्या बन जाता है, अपराध बन जाता है। मतलब आपका जो एक्टस है वही क्या बनता है सर, ऑफेंस बन जाता है। मतलब मेंस रिया को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ केसेस ऐसे होते हैं वेयर देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रूव द मेंस रिया, वहां पर मेंस रिया को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, मेंस रिया को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे होते हैं जहां पर मेंस रिया को साबित नहीं किया जाएगा। जैसे रेप के केसेस में अगर 18 साल से कम उम्र है और ये साबित हो चुका है तो तुम्हारा इंटेंशन क्या है, कोर्ट को उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सेल ऑफ ऑब्सिन बुक्स हो गया, ऑब्सिन आइटम हो गया, या फिर वो एक्ट जो सोसाइटी के लिए जो कि सोसाइटी को इम्पेक्ट करते हैं। अगर इंटेंशन, अगर आपका एक्ट प्रूव हो गया है जिससे मेलाइन से ऑफेंसेस होते हैं, वहां पर भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है सर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक डिफेमेशन के केसेस हो गए, वहां पर भी डिफेमेशन के, मानहानि के जो मामले हैं उन मामलों में भी देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रूव द मेंस रिया। सर उसमें भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है सर, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन 2 स्टार्ट करता हूं मैं। जितना बेसिक हमें समझना था समझ लिया, नोट्स में दूंगा, जिसको नहीं समझ में आएगा नोट से प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर बेसिक चीजें समझना स्टार्ट कीजिए। होता क्या चीज है सर, कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनकी हम एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि यहाँ पर ये अपराध लागू होगा या नहीं लागू होगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ज्यूरिडिक्शन के रिगार्डिंग जो बात है वो यहाँ पर की हुई है। देखिए हमारे जो सिलेबस का पार्ट है उसमें है ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार, कि कहाँ पर ये अधिनियम लागू होगा, कहाँ पर ये अधिनियम लागू होगा, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है, इसका ज्यूरिडिक्शन हम लोग एक बार समझते हैं। जैसे
अब क्षेत्राधिकार की बात करता हूँ कि जहां पर नहीं लगेगा, जहां पर ये आईपीसी लागू नहीं होगा, वो दिया हुआ है सर सेक्शन 5 में, वो दिया हुआ है सेक्शन 5 में। कहां पर लगेगा, कहां पर ये अधिनियम लागू होगा, कहां पर ये जो संहिता है, ये जो संहिता है, जो कोड है, इंडियन पिनल कोड है, ये लागू होगा। उसके लिए जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2, 3 और 4, इसमें ये प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसमें बात करते हैं हम टेरिटोरियल की, ये सेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ये दिया हुआ है सर 3 और 4 के अंदर। एक मैक्सिम है यहाँ पर, एक मैक्सिम आती है, एक मैक्सिम आती है सर, प्राइमम त्रहित पर्सोनम, एक मैक्सिम है सर। इसका मतलब होता है एक पर्सन ऑलवेज कैरीज हिज क्राइम। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है सर कि एक व्यक्ति हमेशा अपना अपराध अपने साथ लेकर चलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया यूएस में या यूके में, अब मान लीजिए वो अपराध करके इंडिया में आ जाता है, तो इंडिया में जहाँ वो पकड़ाई में आएगा वहीं पे उसके ऊपर ट्रायल हो जाएगा। प्रोविजंस जो दिए हुए हैं उसके बारे में बात करता हूँ। एक बार इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि कहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना सर, कहाँ पर ये जो कोड है हमारा आईपीसी है कहाँ पर लागू नहीं होता, इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि आईपीसी कहाँ कहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है सर, कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है सर, इसके रिगार्डिंग उन्होंने लिस्ट दी हुई है। कहाँ कहाँ पर नहीं लगता सर ये एक्ट, ऐसा है, ये एक नहीं लगता, पनिशिंग फॉर म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर, सेलर, एयरमैन ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीज प्रोविजन ऑफ स्पेशल और लोकल। मतलब ऐसी बात है कि जहाँ पर भी हम बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू म्यूटिनी ऑफ और म्यूटिनी और डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स या फिर सोल्जर, सेलर या फिर आर्मी वाले जो पर्सन होते हैं उनके रिगार्डिंग, मतलब भारतीय सेवा के सेवा में ऑफिसरी सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों का विद्रोह अभी तक जन पर दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधन या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब किसी स्पेशल एक्ट ने ये बोल रखा है कि आईपीसी के प्रोविजंस यहाँ पर नहीं लागू होंगे, तो आईपीसी के प्रोविजंस नहीं लागू होंगे। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए है, ठीक है सर। अब पीएमएलए एक्ट ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आईपीसी के जो ऑफेंसेज हैं, आईपीसी के ऑफेंसेज हैं उस पर हमारा कोई रोक नहीं। आईपीसी का ट्रायल अलग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का ट्रायल अलग होता है। तो स्पेशल और लोकल लॉज होते हैं, विशेष या फिर स्थानीय विधि में अगर इसको मना किया हुआ है कि आईपीसी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे तो फिर नहीं लागू होंगे। आगे चलते हैं, अब कहाँ कहाँ पर लागू होते हैं सर, उसके रिगार्डिंग कुछ सेक्शन है 2, 3, 4। अब जो सेक्शन 2 है ये बात करता है टेरिटोरियल, कि भारत के अंदर जो अपराध होंगे, भारत के अंदर जो अपराध होंगे उसका एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन किसको है सर, उसके अंदर उसका एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है वो सेक्शन 2 से कवर होता है। आरएस मेंस में एक सवाल आया था इसके ऊपर। अब सवाल क्या आया था, सवाल ये आया था कि वो एक ऑस्ट्रेलिया की कोई सिटीजन है जो कि इंडियन थी, वो इंडिया में आके कोई अपराध करके जाती है, तो उसका ट्रायल कहाँ पर होगा। ठीक है सर, अब इस सेक्शन 2 में देखिए, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयरऑफ ऑफ व्हिच शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। मतलब भारत में कोई भी अगर किसी ने अपराध किया है तो वो लायबल होगा फॉर द पनिशमेंट फॉर द पनिशमेंट अंडर दिस कोड। ठीक है सर, and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, and not otherwise for every act or omission to the contrary to the act। हर व्यक्ति संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य लोप के लिए जिसका वो भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। मतलब ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना सर, एंड नॉट अदरवाइज, इसका मतलब क्या होता है कि अगर भारत में अगर कोई व्यक्ति भारत में अपराध करता है, अगर वो दोषी है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको दोषी माना जाएगा, अन्यथा उसको दोषी नहीं माना जाएगा। अगर भारत में कोई चीज अपराध है, तो सपोज कीजिए कोई एक्ट है जो कि इंडिया में अपराध नहीं है, सपोज कीजिए कोई एक्ट है जो कि इंडिया में अपराध नहीं है, तो उसको नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना सर, प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज किया। अब सर एक नॉर्थ कोरिया तो है नहीं, ठीक है ना सर, क्रिटिसिज्म करना यहाँ पर अलाउ है, ऐसा थोड़ी लिखा है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मेरे से कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है, पर आप ये समझिए कि जो चीज अपराध नहीं है उसके लिए आपका कोई पनिशमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्री टू द प्रोविजन देयरऑफ ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी। ठीक है सर, तो हिंदी में एक बार मैं रीड करता हूँ। हर व्यक्ति संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य व लोप के लिए, दो चीजें यहाँ पर, एक्ट और ओमिशन, कॉन्ट्रे टू द प्रोविजंस देयरऑफ। प्रोविजंस देयरऑफ का क्या मतलब है, देयरऑफ का मतलब है आईपीसी की बात कर रहा है सर, कि यहाँ पर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसका एक्ट और ओमिशन करता है। एक्ट और ओमिशन में क्या अंतर होता है, कार्य और लोप में क्या अंतर होता है, हिंदी में अगर आप लोग सुन रहे हैं तो कार्य और लोप का अंतर होता है, जहां पर दो चीजें हैं,
एक्ट और ओमिशन का क्या अंतर होता है? सर एक्ट का मतलब तो होता है सीरीज ऑफ एक्ट, एक्ट या फिर सीरीज ऑफ एक्ट, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अभी पुणे में जो ये हुआ है सिया वाला, आपने सबने पढ़ा होगा, ये सिया गोयल कैसे कर करके उसको पहाड़ पे लेके गई, तो उसमें जो उसके एक्ट थे, देयर आर द सीरीज ऑफ एक्ट। उसने पहली बार उसका पासपोर्ट छुपाया, 6 जून को पासपोर्ट छुपाती हो मैडम, और छुपाने के बाद में उन्होंने उसको पहले भी वहां लेके गई, धक्का देने की कोशिश करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट इट इज अ सीरीज ऑफ एक्ट। ठीक है सर। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है देयर इज अ लॉफुल ड्यूटी एंड पर्सन फेल्स टू डू, मतलब किसी की विधि पूर्वक किसी का विधिवत कर्तव्य था और वो व्यक्ति अगर फेल हो जाए तो उसको ओमिशन कहते हैं। ठीक है ना सर। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सर स्विमिंग पूल में एक आदमी डूबे नहीं, इसलिए उसको लाइफ गार्ड के लिए ड्यूटी रखी गई थी, लेकिन फिर भी कोई आदमी डूब के अगर मर जाता है तो उसके ऊपर ओमिशन का चार्ज लगेगा, जिसमें नेग्लिजिबल या नेग्लिजेंस का मामला आएगा। अगर ये पता लग जाता है कि इसने इंटेंशनली काम किया या फिर नॉलेज के साथ काम किया है, तो फिर उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं ऑन द ग्रेविटी ऑफ द एक्ट, भाई कितना सीरियस उसने काम किया है। तो ये सेक्शन 2 ये कहता है कि भारत में कोई भी काम हो, भारत में कोई भी काम हो, सेक्शन टू क्या बोलता है सर? सेक्शन 2 स्पेसिफिकली ये बोलता है कि सर एवरी पर्सन जो लाइबल है अंडर दिस कोड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ देयरऑफ। मतलब अगर कोई भी एक्ट जो कि कॉन्ट्रेरी नहीं है तो उसके लिए लायबल नहीं है। अगर आईपीसी में उसकी पनिशमेंट नहीं दी हुई है तो लायबल नहीं है। सपोज कीजिए 2023 के पहले आप कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे थे जो कि आईपीसी में नहीं दिया हुआ था, आप कोई पॉन्जी स्कीम्स चला रहे थे जो कि आईपीसी में नहीं दिया होता। पॉन्जी स्कीम्स क्या होती है? जैसे मैंने बोल दिया कि भाई आप 20 बच्चे हो क्लास में, 20 बच्चे हो क्लास में, मैं सबसे बोल देता हूँ कि हजार रुपए आप सबसे इकट्ठा कीजिए हर महीने, हर महीने आप 12 हर महीने हजार रुपए इकट्ठा करेंगे तो 12,000 हो जाएंगे। तो ऐसे हर महीने इकट्ठा कीजिए, मैं आपको 5 साल बाद उसका 5 लाख बना के दूंगा। कैलकुलेशन कर लेना, 5 साल नहीं होगा, 60,000 रुपये होगा, लेकिन मैं आपको 5 लाख रुपए बना के दूंगा। हर एक व्यक्ति को मैं 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए बना के दूंगा। अगर मैं कोई ऐसी स्कीम चलाता हूँ तो ये स्कीम पहले क्या उस सेक्शन में नहीं आती थी, ये चीटिंग के अंदर स्पेसिफिकली कवर होती थी, लेकिन पॉन्जी स्कीम्स नहीं आती थी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम का भी पार्ट हो गई है। ठीक है ना। अब इसको स्पेशल अटेंशन दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑफेंस को ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं है इस एक्ट के अंदर, तो इसका मतलब होता है नॉट अदरवाइज। आप अगर कोई भी काम करते हो या ओमिशन करते हो जो कि कॉन्ट्रेरी है टू द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, तो उसका मतलब यह है कि वहां पर आप लायबल हो अंडर दिस इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 3 और 4 बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से, मतलब जो ऑफेंस हो रहा है ना सर वो इंडिया के बाहर है। मतलब सेक्शन 3 और 4 में वो एक्ट कवर होते हैं कि ऑफेंस कहाँ किया है आपने, बियॉन्ड इंडिया किया है, भारत के बाहर कोई अपराध किया है आपने। ठीक है ना सर, भारत के बाहर अपराध किया है। ठीक है सर। आगे देखिए, ए पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड ऑन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द कमिटेड एक्ट इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है वो यूएसए जाता है और वहां किसी का मर्डर करके आ जाता है और चुपचाप फ्लाइट पकड़ के इंडिया वाली फ्लाइट में बैठ जाता है। इंडिया में जहां उसको पकड़ेंगे तो इंडिया में जब उसको पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर यूएस के लॉज लगेंगे नहीं लगेंगे वो पता नहीं, लेकिन अगर इंडिया में ये बात पता चल जाती है कि इसने कोई मर्डर किया है तो जहां उसको पकड़ेंगे वहीं पर उसका ट्रायल कर दिया जाएगा। ठीक है ना सर। ठीक है सर। जहां पर भी उसको पकड़ेंगे वहीं पर उसका ट्रायल कर दिया जाएगा। हिंदी में एक बार मैं रीड कर देता हूँ इस प्रोविजन को। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो व्यक्ति की किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, बाहर से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वो अपराध भारत में किया गया हो। एक यहाँ पर लीगल प्रिजम्पशन हो रही है। कहीं कहीं पर क्या होता है, आईपीसी आपको लीगली प्रिज्यूम करने के लिए भी कहता है, कहीं कहीं पर आईपीसी आपको लीगली प्रिज्यूम करने के लिए कहेगा सर। लीगली प्रिज्यूम करने के लिए मतलब कहीं कहीं पर आईपीसी आपको कहेगा कि आप विधिक उपधारणा करो। उपधारणा मतलब क्या होता है, प्रिजम्पशन क्या होता है, ये बोलता है सर कि आप ऐसा मानो कि ऐसा है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इंडिया के बाहर कोई अपराध किया है। ठीक है सर। ठीक है, ऑफेंस का क्या है, आउट ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए कोई यूपी बिहार का है और कोई जाके नेपाल में जाके कोई ऑफेंस करके आया, और नेपाल में जब तक पता लगता है कि ऐसा ऑफेंस हुआ है वो इंडिया के बॉर्डर में एंटर कर चुका था। अगर अगर सफिशिएंट एविडेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसका ट्रायल इंडिया में भी किया जा सकता है। अब इसके लिए अलग प्रोविजन दिए हुए, जैसे आप देखोगे सेक्शन 166A 166B ऑफ आईपीसी दिया हुआ है, ऑफ सीआरपीसी दिया हुआ है, जहां पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात है, जहां पर अनुरोध पत्र की बात है। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के साथ में हम उस नेपाल वाले इंडिया में उसको
उसका एक्स्ट्राडिक्शन कराएंगे सर। अब एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी होगी इन दोनों के देशों के बीच में तो आपको मिल जाएगा, इसको सौंप दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी तो इंडिया में इसका ट्रायल चलेगा, इंडिया में इसका ट्रायल चलेगा। और सेक्शन 3 ये बोलता है कि भले से भारत का कोई नागरिक है, भारत के बाहर उसने अपराध किया है, उसको वैसा ही माना जाएगा, लीगली प्रिज्यूम करने के लिए बोला जाए, वैसा ही माना जाएगा जैसे कि उसने भारत में अपराध किया है। तो उसने भारत की भूमि पर अपराध नहीं किया है तो सेक्शन 3 और 4 डील करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से, जो कि आईपीसी को बाहर भी पावर देती है करने की। ये सेम प्रोविजन जो है सर, ये सेम प्रोविजन बीएनएस के अंदर भी है। मैं रीड कर दूंगा, सारे प्रोविजन आपसे रीड करवा दूंगा। आगे चलते हैं सर। अब है सेक्शन 4। अब एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। और कहां पर लगता है सर, कहां पर लगता है? जैसे कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है सर, उसने इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कोई भी ऑफेंस किया है सर, ठीक है, या फिर कोई एनी पर्सन है ऑन शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट मे बी। सर ये लगता है फॉरेनर के ऊपर। किसके ऊपर लगता है? फॉरेनर के ऊपर। फॉरेनर के ऊपर ये वाला प्रोविजन लागू होता है। फॉरेनर के ऊपर सिर्फ 2 ही प्रोविजन लगते हैं, विदेशी नागरिक पर सिर्फ 2 प्रावधान लगते हैं। एक तो सेक्शन 2 अगर उसने इंडिया में किया है, यहाँ पर जो शब्द है ना सेक्शन 2 में जो शब्द है एवरी पर्सन में सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों अप्लाई होते हैं, ठीक है ना सर। मान लीजिए कोई युगांडा का नागरिक है, यहाँ पढ़ने आया था, ठीक है ना सर, आते हैं ना सर बहुत सारे अफ्रीकन यहाँ पर माइग्रेट होकर स्टडी करने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, यहाँ पर कोई ड्रग बेचने के केस में उसको पकड़ लिया तो उसके ऊपर भी एनडीपीएस लगेगा। ये थोड़ी ना कि उसके लिए आप वो प्रावधान नहीं लगाओगे। या फिर आईपीसी का कोई अपराध कर दिया उसने, कोई मर्डर कर दिया या फिर कोई भी उसने ऑफेंस किया तो उसके ऊपर साल लगेगा। वो सेम चीज यहाँ पे भी लग रही है। एनी पर्सन, जहां पर भी एनी पर्सन दिख जाएगा आपको समझ लेना कि वो बात किसकी कर रहा है। वो बात कर रहा है सर फॉरेन के जो नेशनल है उसकी भी बात कर रहा है, विदेशी नागरिक है उसके बारे में बात कर रहा है। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे इसको तो भारत से बाहर किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा, तो भाई भारत के किसी नागरिक द्वारा मतलब वो सिटीजन की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा, तो किसी व्यक्ति के अंदर नागरिक और गैर नागरिक की सम्मिलित है, मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन भी इसमें इंक्लूड है। दोनों केसेस में ये चीज है। पहला जो पॉइंट उसमें बोलता है कि अगर कोई भी ऑफेंस किया है सर इंडियन के, भारत के किसी नागरिक ने, या तो इंडिया में किया है या फिर उसके बियॉन्ड इंडिया किया है, तो भी उसके अंदर लायबल है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस में। या फिर कोई भी पर्सन है, जैसे मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट या शिप रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, उसमें कोई अपराध करता है। जैसे मान लीजिए एक शिप है जो इंडिया से साउथ अफ्रीका जा रहा है, अब रास्ते में उसने कोई अपराध कर दिया शिप के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आईपीसी लगेगा क्योंकि शिप का रजिस्टर्ड है सर, इंडिया में रजिस्टर्ड है। थर्ड पॉइंट, एनी पर्सन जो कि कंप्यूटर ऑफेंस कर रहा है, ठीक है सर, कंप्यूटर का टारगेटिंग, कंप्यूटर सोर्स रिलोकेटेड इंडिया कर रहा है सर, उसके ऊपर भी कौन सा ऑफेंस लगेगा? लगेगा। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, इनके आप ईयर भी देखते हुए चलिएगा सर। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, यू मस्ट लुक एट द ईयर, ये कब आया था सर, ठीक है ना सर, ये 2009 में आया था। इसकी डेट में लिख देता हूँ 27/10/2009। आ सकता है, सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑफेंस शब्द है इसको परिभाषित किया गया है कि ऑफेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ऑफेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो कहने का मतलब क्या, मैं एक बार जस्ट रिवाइज कर दोबारा से मैं बोल देता हूँ सर। सेक्शन 2 जो है वो भारत के क्षेत्र में कोई अपराध होता है उस पर लगता है। टेरिटोरियल बात करता है सर, ठीक है ना, भारत के क्षेत्र में जो अपराध होगा सेक्शन 3 और 4 करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस के रिगार्डिंग बात। आगे चलते हैं, ठीक है सर। कंप्यूटर सोर्सेस क्या होता है सर, एक डेफिनेशन आएगी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है? कंप्यूटर रिसोर्स की जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई सर 21K ऑफ आईटी एक्ट में। जब मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाऊंगा और उसमें जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं उस टाइम इस डेफिनेशन को पढ़ाऊंगा सर, ठीक है ना। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे, उसकी डेफिनेशन दी हुई 21T में। आप अगर देखेंगे तो उसके जो डेफिनेशन है वो 21T के अंदर दी हुई है, यहाँ पर 21K में है ना। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन दी है 21T ऑफ द आईटी एक्ट, यहाँ पर 21K ऑफ द आईटी एक्ट। उसको भी हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये बात, जितनी बेसिक बात समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहा है या फिर इंडिया की साइट्स को हैक कर रहा है, भले से वो युगांडा में बैठ के कर रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हैक कर रहा है, उसके ऊपर आईपीसी में या फिर अब बीएनएस में मामला पंजीकृत किया जाएगा, मैटर यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाएगा। यहाँ पर जो डेफिनेशन है ऑफेंस, अब यहाँ पर जो शब्द दिया है ना सर इन्होंने, एनी ऑफेंस कमिटेड, यहाँ लिखा है ना ऑफेंस, टारगेटिंग ऑफेंस। इस ऑफेंस का क्या मतलब है? ऑफेंस का मतलब ये है कि ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट, जैसे कि सेम इंडिया में पनिशेबल, यहाँ पे लिखा है ना एज इफ कमिटेड इन इंडिया, जैसे मान लो कि इंडिया में ही कमिट हुआ है उसी की तरह इसको यहाँ पर उसको मान्यता दी गई है। यहाँ पर ए हु इज सिटीजन कमिट्स मर्डर ऑफ इन युगांडा,
ही कैन बी ट्राइड इन कन्विक्टेड मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच मे बी फाउंड। ठीक है सर, यहाँ पे पहले गोवा वगैरह का एग्जाम्पल था, लेकिन अब उसको चेंज करके युगांडा कर दिया है। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए कि एक भारत का नागरिक है, युगांडा में मर्डर करता है, तो युगांडा में उसका ट्रायल और कन्विक्शन कहाँ पे किया जाएगा सर? वहां किया जाएगा जहां पर भी वो मिलेगा सर। ठीक है ना, देयर इज वन सेक्शन 177 इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है ना, सेक्शन 177 सीआरपीसी। अब मैं बीएनएसएस के प्रोविजन नहीं बोल रहा, सीआरपीसी के प्रोविजन बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी उसमें डिलेमा में कि सर बीएनएस और आईपीसी या सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर एविडेंस एक्ट, सर ये जो सारे एक्ट हैं, ये सारे जो एक्ट हैं सर, इसमें सेक्शन नंबर में कंफ्यूजन हो रहा है। मैं तो मत रखिए कंफ्यूजन, सेक्शन नंबर का सवाल नहीं पूछा जाएगा, सेक्शन नंबर से सवाल नहीं पूछा जाएगा सर, जब तक कि सेक्शन इंपोर्टेंट नहीं हो, जब तक कि सेक्शन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स। जैसे कोई नया प्रोविजन ऐड किया गया तो डेफिनेटली पूछेंगे, सेक्शन नंबर ही पूछा जाएगा। लेकिन जब तक कोई नया प्रोविजन नहीं है तो प्लीज निश्चिंत रहिए और चिल होकर पढ़ाई कीजिए। मस्त होकर पढ़िए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी सर, जितना पढ़ सकते हो ना उतना पढ़िए। ये प्रीलिम्स इजीली निकाल लोगे अगर आप सिंसियर होकर पढ़ रहे हो तो। 5,000 बच्चे आएंगे, लेकिन ये मैं समझना सर 5,000 बच्चों में अब कंपटीशन है, कंपटीशन हर साल में आप ये मान के चलिए, हर साल 10 से 15,000 बच्चे बढ़ते हैं, हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 10 से 15,000 बच्चे बढ़ते हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी स्टेट्स की बात नहीं कर रहा। राजस्थान में इसलिए बढ़ते हैं सर क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये समझिए। दूसरी बात ये कि प्रीलिम्स आप निकाल लेते हो और मेंस में आपको मौका मिल जाता है। और 5,000 बच्चे जो पास आउट 5,000 बच्चे जो हो रहे हैं, जो लास्ट 2023 में जो 24 में वैकेंसी आई थी, वो 24 वाली वैकेंसी बच्चे पास आउट नहीं थे। 2 साल हो चुके हैं वैकेंसी को, आप साफ समझिए कि 2 साल में और बच्चे बढ़ गए हैं। और 7 जुलाई तक की इसकी डेट है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो होती है, सारी यूनिवर्सिटीज अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होती है जो कि नवंबर दिसंबर में रिजल्ट देती है। ठीक है ना सर, जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी अपनी अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सब उसकी तरह नहीं है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो मई जून तक अपना रिजल्ट नक्की करते हैं, सारे बच्चे गवर्नमेंट थोड़ी पढ़ते हैं। तो ये बात याद रखिए, वैकेंसी जो है वो सरप्लस में आ रही है, लेकिन स्टूडेंट भी सरप्लस में है, तो प्लीज लाइटली मत लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्जाम तभी निकल पाएगा जब मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकल पाएगा। ठीक है सर, इसके कुछ केसेस भी हैं, जैसे एक मेयर हंस जॉर्ज है। ठीक है ना सर, इसका जो सेक्शन 4 का जो है मेयर हंस जॉर्ज, इसका एक केस है मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट। अब इसमें क्या होता है, मेयर हंस जॉर्ज साहब कहीं से आप दुबई से सिंगापुर जा रहे थे, रास्ते में उनका जो प्लेन होता है वो उसके लिए रुकता है, फ्यूल के लिए रुकता है, और उसको पकड़ लेते हैं मेयर हंस जॉर्ज साहब को। वो कहते हैं कि सर मैंने तो अपराध किया ही नहीं। उनको जो अपराध क्या होता है, फेरा में अपराध होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब फेरा नहीं है, फेरा को हटा दिया जा चुका है, अब है फेमा, अब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब क्या होता है सर, आप इंडिया में अगर आ रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितना कैश है, कितना गोल्ड है, कितनी ज्वेलरी है। तो कहते हैं कि मैं तो इंडिया में जा ही नहीं रहा था, मैं तो जा रहा था सिंगापुर, या तो बॉम्बे में तो हम फ्यूल किंग के रुके हैं। तो उनके ऊपर अप्लाई किया गया सर सेक्शन 4 का ये प्रोविजन, ऑन एनी पर्सन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। वेर एवर इट मे बी का मतलब समझ में आया कि भलाई से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे। तो मेयर हंसजोर साहब कहीं से आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इसको पढ़ेंगे हिंदी में, तो अगर आप हिंदी में तो इसको स्पष्टली लिखा हुआ है, भारत में रजिस्टर किसी पोते में चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध में लागू होगा। तो कहने का मतलब ये होता है, तो प्रोविजंस ऑफ आईपीसी है, दे आर वेरी वाइड। द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी आर वेरी वाइड इन नेचर, बहुत बहुत वाइड है अपने आप में ये सारे सारे प्रोविजन। चलिए 1 से 5 हमारा हो चुका है, 1 से 5 हमारा हो चुका है। जो ये पार्ट था, जो ये पार्ट आएगा सर, इट हैज बीन डन, इट हैज बीन डन, ये पार्ट हो चुका है। आगे चलते हैं। किसी को कोई सवाल 1 से 5 तक में, 1 से 5 तक में कोई सवाल हो तो प्लीज बताइए, जल्दी से बताइए 1 से 5 तक में कोई सवाल हो तो। कोई सवाल 1 से 5 तक में, टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, सवाल हो तो लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं 6 से 52 बी की। सर 6 से 52 बी, जो 6 से 52 ए की हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 6 to 65 ए। जो ये जो प्रोविजंस है 6 से 52 ए तक की जो प्रोविजंस हैं,
ये बात करते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन की। टेक्निकली इसी को भी इन्होंने 1 से 3 में डाल दिया है सर, किसमें, BNS में। यही क्या है सर, यही है डेफिनेशन क्लोज। जो ये बात करते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन, यही है इनका परिभाषा वाला पूरा खंड, डेफिनेशन क्लोज। बहुत इजी से डेफिनेशन है, और इजी में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में आती है और फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, वो सेक्शन अपन चलते हैं और बता देते हैं। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 से जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। जितनी भी डेफिनेशंस इसमें दी हुई है उसको यहाँ पर कवर किया गया है। साधन स्पष्टीकरण, सबसे पहले सेक्शन 6, डेफिनेशन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन सर, ऐसा किया इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आईपीसी में एक चैप्टर है, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये हमारे दोनों पार्ट में है सर। ठीक है, आईपीसी में आपको दिख रहा है जनरल एक्सेप्शंस, चैप्टर 4 है ये, अध्याय 4 है सामान्य अपवाद। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये जो पार्ट है जनरल एक्सेप्शंस, सेक्शन 6 से डील करता है सर। ठीक है ना, और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जनरल एक्सेप्शंस दिखेगा आप 14 से 44। सेम प्रोविजन है सर, कुछ भी 19-20 भी इन्होंने कोई नया डिफेंस नहीं लेके आए हैं ये लोग मार्केट में, सेम के सेम डिफेंसेस है। अब जनरल एक्सेप्शंस में क्या होता है ये बात समझिए सर। ऐसा है कि हर डेफिनेशन के लिए, जैसे जो भी अपराध बनाए हुए हैं, जो भी ऑफेंसेज हैं बीएनएस या फिर आईपीसी में जितने भी अपराध दिए हुए हैं, उन अपराधों के नीचे आपको ये बात नहीं लिखी हुई है कि ये सबके साथ लागू होता है। जैसे जनरल एक्सेप्शन की बात करता हूं मैं, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 76 टू 106। ये सेक्शंस क्या करते हैं, अपवाद बताते हैं। अगर कोई भी आपने अपराध किया है और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना सर, अगर कोई भी ऑफेंस किया है आपने, कोई भी एक्ट किया है, कोई भी कार्य ऐसा किया है जो कि अपराध है, एनी एक्ट विच इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस, अगर आप 76 से 106 के जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद के कंडीशन में जाते हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अब ये इन्होंने ये बोला है कि सर सेक्शन 6 क्या काम करता है, सेक्शन 6 ये काम करता है, ये एक तरह से ब्रिज बनाता है, एक तरह से फंडामेंटल ब्रिज बनाता है ऑफ चैप्टर 4 76 टू 106। सेक्शन 6 ये बोलता है कि सर जितने भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं, जितने भी अपराध दिए हुए हैं, उन सबके लिए वही सारे अपवाद लगेंगे, उन पर भी वो सारे अपवाद लागू होंगे, उनको भी वो सारे एक्सेप्शंस दिए जाएंगे जो कि इस एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। मतलब एक तरह से ये एक पुलिया का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, सबको कनेक्ट करता है। जैसे आप पढ़ेंगे 378 में थेफ्ट दिया हुआ है। ठीक है सर, अब थेफ्ट की जो परिभाषा दी हुई है 378 में दी हुई है, तो सेक्शन 6 की वजह से जो इस थेफ्ट के मामले में जो सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं, वो सारे एक्सेप्शंस यहाँ पर भी लागू होंगे। जैसे किसी आदमी ने मर्डर किया है सर, ठीक है, 300 के अंदर उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लग रहे हैं, तो उसको भी ये सारे अपवादों का फायदा दिया जाएगा। अब ये बात हर जगह लिखी नहीं है, सिर्फ सेक्शन 6 ने आके बता दिया कि जो भी अपराध होंगे सब में ये चैप्टर 4 लागू होगा। चैप्टर 4 लागू होगा, कोई सा भी अपराध, कोई भी ऑफेंस जो इस आईपीसी में दिया हुआ है, सबको सेक्शन 6 की प्रोटेक्शन मिलेगी, सब सेक्शन 6 से गवर्न होंगे। एक बार डायरेक्ट रीड कर लीजिए, सही ये बात लिखी हुई है, यहाँ पर समझ में आ जाएगी आप लोगों को। देखिए, थ्रू आउट दिस कोड लिखा हुआ है, थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस मतलब पनिशमेंट नहीं दिया है, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, जहां पर भी अपराध को परिभाषित किया है, जैसे डेफिनेशन थेफ्ट की 379 में है, या पनिशमेंट ऑफ मर्डर जो है 302 में है, एवरी पेनल प्रोविजन, एवरी इलस्ट्रेशन। अब इन्होंने इनके डेफिनेशन में बोल दिया कि पेनल प्रोविजन की बात ले लो या इलस्ट्रेशन की बात ले लो, जो भी डेफिनेशन दी हुई है shall be understood subject to the exceptions contained in chapter entitled general exceptions। मतलब ये लोग साफ बोल रहे हैं सर कि भले से आपने मर्डर किया है और आप सेक्शन 76 से 106 में जनरल एक्सेप्शंस में सामान्य अपवाद में फायदा चाहते हैं, उसके साथ भी आपको ये मिलेगा। तो ये कौन बताता है, सेक्शन 6 बताता है सर। ठीक है, सेक्शन 6 लिखने की जरूरत नहीं है हर जगह, इन लोगों ने बोल दिया कि थ्रू आउट द कोड कोई भी ऑफेंस है, कोई भी पिनल प्रोविजन है या इलस्ट्रेशन है, डेफिनेशन है, पार्ट है, जो भी है सर,
सब में आपको सिमिलर रूप से, समान रूप से प्रोटेक्शन दी जाएगी, समान रूप से प्रोटेक्शन यू विल गेट, यू आर एंटाइटल्ड फॉर द इक्वल प्रोटेक्शन। ठीक है ना सर, यू आर एंटाइटल्ड फॉर द इक्वल प्रोटेक्शन। दो इलस्ट्रेशंस इसका देख लीजिए। द सेक्शन ऑन दिस कोड व्हिच कंटेन्स, मैं हिंदी में एक बार रीड करता हूँ जल्दी से। देखिए, इस अधिनियम की कोई बात, इस संहिता में सर्वोच्च अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय के अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों की ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध, दृष्टांत दोहराया ना गया हो। मतलब हर जगह लिखने की, हर जगह रिपीट नहीं किया है, पर फिर भी क्या है सर, प्रोविजंस जो हैं वो उसी की सिमिलर काम करेंगे। देखिए, द सेक्शन एट दिस कोड व्हिच कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years of age कैन नॉट कमिट ऑफेंस, बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड द जनरल एक्सेप्शन व्हिच प्रोवाइड्स nothing shall be an offense which is done by the child under 7 years of age. There is one section, section 82. Section 82 ये कहता है कि जो भी बालक 7 साल के भीतर है, 7 साल के अंदर है, 7 साल से निम्न, कोई 7 साल से कम उम्र का कोई बालक है, ऐसे तो हम ये नहीं बोल रहे कि 7 साल से छोटा बच्चा अपराध नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप जब उसको रीड करोगे साथ में 82 के साथ में, तो 7 साल से छोटा बच्चा अपराध कर भी देगा तो भी उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना सर, नथिंग इन ऑफेंस डन अंडर चाइल्ड ऑफ 7 years। अब वहां पर ये चीज लिखी नहीं है, ये लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं कि डू नॉट एक्सप्रेस दैट चाइल्ड अंडर 7 years of age कैन नॉट कमिट हिज ऑफेंस। ऐसा नहीं है कि 7 साल से छोटा बच्चा कोई ऑफेंस नहीं करता। अभी राजस्थान की बात है, जयपुर की, अभी एक बच्चे की सरकटी लाश मिली थी, 3-4 दिन पहले अखबार में आई थी। तो उस बच्चे की जब लाश मिली जयपुर में, जयपुर की बात है या बांसवाड़ा की बात है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि जयपुर की बात है, लेकिन यहाँ की न्यूज़ में पढ़ा मैंने, जगह के लिए श्योर नहीं हूँ। एक 10 से 12 साल के बच्चे की लाश मिली, सरकटी हुई और जंगल में उसकी लाश मिली। सबने सोचा कि किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करने चक्कर में बच्चे की गर्दन काट दी है। अभी पुलिस ने केस सोल्व किया तो उसी के 3 क्लासमेट मिले जो कि 10 से 12 साल के ही हैं। उन 3 क्लासमेट को पकड़ लिया पुलिस ने। और क्यों गर्दन काट दी? क्योंकि उसने उसकी बहन के लिए कुछ गलत बात बोल दी थी। अब छोटे छोटे बच्चे जो है ना सर, उनमें भी टेम्पर इतना जल्दी लूज हो जाता है कि तुमको ये जो डेफिनेशन तुम बना रहे हो ना, 7 साल 10 साल 12 साल, इसमें बहुत रिफॉर्म करने की आवश्यकता है सर। रिफॉर्म करने की, एक मेजर सेटबैक चेंजेस करने की आवश्यकता है। छोड़ो अभी हम आगे देखिए। ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अप्रेंट जी who has committed murder here is not guilty of the offense wrongful confinement, for he was bound by the law to apprehend, therefore the case falls in the general exception and nothing is offense will be done by the person who is bound by the law। section 76 79 में नहीं जाएगा, 76 में जाएगा। ठीक है ना सर। क्या होता है सेक्शन 79 76? अभी इनको बाद में मैं समझाऊंगा जब मैं जनरल एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा। लेकिन जब भी किसी पर्सन को बाउंड बाय, जो कि विधि द्वारा आबद्ध है, जो कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध है, इस केस में क्या होता है कि हर जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस वाला अगर किसी घर में किसी को पकड़ने गया है जहां पर उसको लगता है दैट ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू सो, तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। आगे देखिए सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। इसमें मतलब ये है कि अगर इस डेफिनेशन क्लोज में किसी को एक बार समझा दिया गया है ना, किसी को भी वर्णित कर दिया गया, जैसे मान लीजिए डिफाइन करती है मेन कौन है और वुमन कौन है, मेन कौन है और वुमन कौन है। तो मेन जो है वो किसी भी एज का हो सकता है सर, किसी भी एज का हो सकता है। सपोज कीजिए रेप के प्रोविजंस हैं, रेप के प्रोविजंस है, तो जैसे बलात्संग के जो प्रावधान है उसमें लिखा हुआ है कि एनी एक्ट विच इज कमिटेड बाय ए मैन ऑन ए वुमन, कोई भी अपराध जो कि किसी पुरुष द्वारा महिला पर किया जाए। अब पुरुष जो है वो किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी एज का, 7 साल 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 80 साल 90 साल, तो उसकी कोई एज लिमिट वहां पर फिक्स नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है सेक्शन 7 कि जो जिस भी चीज को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है सर, उसको उसी पार्ट में और उसी तरह से उसको लिया जाए सर। ठीक है ना। मैं एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ। हर पद जिसका स्पष्टीकरण संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप लिया जाएगा, उसके अनुरूप लिया जाएगा। यहाँ पर इसमें एक मैक्सिम भी आती है, सेक्शन 7 में एक मैक्सिम है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसियो यूनिनस एस्ट एक्सक्लूसिव एल्ट्रियस। मतलब उसमें ये होता है कि जैसे आप अगर किसी शब्द का अर्थ ले रहे हो तो बाकी अर्थ को एक्सक्लूड कर दोगे उसमें से। जैसे महिला का वर्ड ले रहे हो कि महिला कौन है, वुमन कौन, वुमन मतलब फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब वो किसी भी एज की महिला हो सकती है, जैसे बलात्कार हुआ किसी महिला के साथ, तो वो महिला किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है सर, 1 महीने की छोटी बच्ची की भी हो सकती है, या फिर 90 साल की कोई वृद्ध महिला भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जिस सेंस में समझा दिया गया है, ठीक है ना सर, जिस भाव में प्रकट कर दिया गया है, जिस भाव में जिस सेंस में बता दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा।